नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले निवेशकों के मन में अक्सर कई सवाल होते हैं। निवेश की रणनीति क्या हो, क्या पैसिव फंड में निवेश करना चाहिए या फिर एक्टिव फंड पर भरोसा करना है सही। हालांकि ये भी सच है कि पैसिव फंड ने बीते कुछ समय में शानदार रिटर्न दिए हैं और यही वजह है कि अब सेबी ने इस फंड के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी लॉन्च की है। आज हम समझेंगे पैसिव फंड से जुड़ी बारीकियां। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी। हेमंत जी और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। पैसिव फंड पिछले कुछ समय में जितना ग्रो किया है ये हम सबको मालूम है और जिस तरीके से मेजर्स भी लिए जा रहे हैं सेबी की तरफ से भी, आंटी की तरफ से भी, इनफैक्ट एएमसी को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं पैसिव फंड। जिस तरीके से नए नए फंड लॉन्च हो रहे हैं इस स्पेस में, लगता है कि हाँ, यहाँ पर काफी ज्यादा स्टीम अभी बाकी है। हेमंत जी, जरा पहले आपसे समझें, ये डेडिकेटेड जो वेबसाइट है पैसिव फंड से लॉन्च कर रहे हैं उसका क्या मकसद है, क्या खासियत है इस वेबसाइट की और क्या जानकारी मिलेगी निवेशकों को इससे? जी स्वाति, आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो जो पैसिवली जो मैनेज फंड्स हैं उनका रोल डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बढ़ा है। उसमें काफी सारी ऑप्शंस निवेशकों के पास है और जो इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है, आई थिंक उसको देखते हुए मैं कहूंगा कि सेबी ने जो ये स्टेप लिया है, ये जो डेडिकेटेड वेबसाइट एनएससी पे उन्होंने शुरू की है, ये बहुत ही टाइमली और बहुत ही अच्छा स्टेप है। क्योंकि ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को अवेलेबल होगी, चाहे वो पैसिव फंड की अंडरस्टैंडिंग हो या फिर जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी फंड के बारे में। इनफैक्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 430 फंड के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो होता क्या है कि देखिए, पैसिवली मैनेज फंड की जो इंफॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है, एक ही जगह पे उसका मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप डिफरेंट पैसिव फंड को कंपेयर करना चाहें, उनके बारे में जानना चाहें, तो आई थिंक चाहे वो इंडस्ट्री वाइज डेटा हो, चाहे वो फंड वाइज डेटा हो, वो सब यहाँ पे निवेशकों को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि 430 फंड्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और क्या होता है कि जब हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो अंडरलाइंग इंडेक्स हो, चाहे वो फंड का एजीएम हो, चाहे वो ट्रैकिंग एरर हो, राइट। इन चीजों के ऊपर हमें फंड्स को कंपेयर करना होता है और ये एक ही जगह इंफॉर्मेशन मिलना। और ऐसे टूल्स हैं जैसे यहाँ पे जो कंपैरिजन का जो टूल है, आई थिंक वो किसी भी निवेशक के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी लाभदायक हो सकता है। तो ये जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है ये जो इन्होंने वेबसाइट पे जो प्लेटफॉर्म बना के जो इन्फॉर्मेशन दी है, उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, उससे एनालिसिस बेटर होगी। एक जगह पे इंफॉर्मेशन मिलेगी इन्वेस्टर्स को, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को। आई थिंक उनके लिए डिसीजन लेना सही होगा। और जैसा हमने बात भी की कि वहां पे अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक सही जानकारी के साथ अपना डिसीजन ले। और उसमें ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन होती है और वो इन्फॉर्मेशन डायनेमिक होती है, वो समय समय पे आपको मिलनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन जब आपको इस जगह पे मिलती है तो एज एन इन्वेस्टर काफी मदद होती है, आप अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। और शायद जिस तरह का एक्सपेक्टेशन आपका पैसिव फंड से अपने पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है, उसमें काफी हद तक ही मदद करे। बिल्कुल। प्रवीण, यही बात मैं आगे आपसे जानना चाह रही थी कि जो पहला पैसिव फंड है भारत में वो 1999 में लॉन्च हुआ था। ओवरऑल जो एयूएम है स्पेस में वो 10 लाख करोड़ से भी ऊपर का है, जिसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, कमोडिटी भी है। इन सब कैटेगरीज के जो पैसिव फंड्स है वो अभी मौजूद हैं। क्या एक इन्वेस्टर के लिए अभी एट दिस मोमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो मार्केट है वो भी काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ है। एक्टिव स्पेस तो हम जानते ही हैं कि हाँ काफी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन पैसिव को काफी ज्यादा पुश मिल रहा है और ये भी बाजार काफी बढ़ रहा है। निवेशकों के लिए कहाँ कैसे मौके हैं? बिल्कुल, जैसे अभी हेमंत जी ने बताया स्वाति की, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव हमारे सामने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है और वो जो प्लेटफॉर्म है वो इटसेल्फ ये बताता है कि अपॉर्चुनिटी इमेंस है इस सेगमेंट में। 1970s में, मिड ऑफ 1970s में ये यूएस में पैसिव फंड फर्स्ट लॉन्च हुआ था एंड जैसे आपने बोला इंडिया में इसकी शुरुआत लेट 1999 में हुई है। एंड जो असली हमने जो एक थोड़ा सा बिगर पुश हमने पैसिव्स की तरफ देखा है वो एक्चुअली 2015 से है, जब ईपीएफओ ने ईटीएफ में पैसा लगाना शुरू किया था। एंड आई थिंक जो इन द लास्ट जो कोविड का एरा है, अगर हम देखें लास्ट 4 इयर्स में पोस्ट कोविड, उसने फिनोमिनल
चीज रही है पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ। दिस इज ऑल्सो बिकॉज जैसे आपने बोला फंड हाउसेस बहुत सारे पैसिव फंड्स लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जितने ऑप्शंस उनकी स्टैंडर्ड कैटेगरीज के थे वो ऑलमोस्ट भर गए हैं। सो अब जो उनकी एडिशनल बास्केट्स हैं वो पैसिव में निकल के आ रही हैं। इन्वेस्टर अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है स्वाति कि हम परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि बेंचमार्क्स को आपके एक्टिव फंड्स बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार जो साल एवरी ईयर एंड में जो हम स्पीवा रिपोर्ट देखते हैं उसमें एक्टिव फंड्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो लार्ज कैप की कैटेगरी हो चाहे मिड कैप की कैटेगरी हो, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एक्टिवली मैनेज फंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग को आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड इसके चलते पैसिव फंड जो है वो एक अपॉर्चुनिटी इसलिए लेके आते हैं बिकॉज वो सिंपल है इन निवेशकों के लिए समझने के लिए, सिंपल है, उनको पता है कि अगर आज निफ्टी 50 गिरा है तो और वो बाइंग करते हैं तो उनको लो एनएवी पे उनकी बाइंग हो जाती है। जबकि अब एक नॉर्मल लार्ज कैप फंड उठाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी फॉल और राइज हमेशा निफ्टी को टोटली रेप्लिकेट करे क्योंकि वो एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। तो डेफिनेटली सिंप्लिसिटी है इसमें अंडरस्टैंडिंग की। हमारी जो ये इतनी सारी चॉइस है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की जहाँ पे कि हम बेस्ट परफॉर्मर कैसे चुने, उस चीज की जो भागदौड़ है उससे निवेशक बच सकता है बिकॉज आपको मार्केट रिटर्न्स मिलेंगे ही, चाहे आप लार्ज कैप्स में लगाएं चाहे आप मिड कैप या स्मॉल कैप पैसिव में। तो मेरे ख्याल से इन चीजों के चलते पैसिव इन्वेस्टिंग का दौर इंडिया में शुरू हुआ है और ये सिर्फ बढ़ेगा बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज में हमने देखा है जैसे जैसे मार्केट्स डेवलप होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की जो मार्केट्स है उनमें जो परसेंटेज ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग है वो बहुत हाई है। इंडिया में जो 10 लाख करोड़ का जो AUM है स्वाति, इसमें अभी भी बहुत ज्यादा जो शेयर है वो जो ETF हैं जो हमारे EPF के थ्रू आता है उसी का परसेंटेज है। बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स हम देखेंगे दैट दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में और ओवरऑल AUM में भी जो इंडस्ट्री की AUM है। बिल्कुल, तो ये एक बढ़ता बाजार तो है ही, पर एक इन्वेस्टर को अगर फायदा उठाना है क्योंकि एक्टिव और पैसिव इसका जो एक परफेक्ट मिक्स है वो होना भी बेहद जरूरी है। हमने पैसिव स्पेस लार्ज कैप में ज्यादा अच्छे से बनते हुए देखा है, अब तो ये स्मॉल कैप और बाकी कैटेगरीज में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत जी, एक क्या कोई एक एलोकेशन है बिटवीन एक्टिव और पैसिव एक पोर्टफोलियो में जिसको एक निवेशक समझ सके कि हाँ पैसिव कितना रखना है पोर्टफोलियो, एक्टिव कितना रखना है पोर्टफोलियो? नहीं, देखिए स्वाति, ये एक्चुअली डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कितने कॉस्ट कॉन्शियस हैं, आप किस तरह का अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्सिंग की स्पेस हमेशा रहती है और जिस तरीके की हमने अभी ऑप्शंस देखी हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, और इनफैक्ट अभी तो हमारे पास स्मार्ट बीटा फंड भी हैं जो एक ब्लेंड है एक्टिव और पैसिवली मैनेज स्ट्रेटजीज का। आई थिंक ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल हैं। कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत करते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, आप उसको सिंपल रखना चाहते हो, तो आप इंडेक्स फंड या ETF खरीद सकते हो। और जैसे जैसे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो तब आप और अलग तरीके के पोर्टफोलियो को शामिल कर सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तब भी अगर आपने मान लीजिए अभी तक पैसिवली एक्टिवली मैनेज फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें स्कोप रहेगा आपके पास कि आप पैसिवली मैनेज फंड्स को आप उसमें शामिल कर सकें। एज ए थंब रूल मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए 10-15% का तो डेफिनेटली शुरुआत में इंडेक्सिंग का स्कोप रहता ही है। उसके आगे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है पैसिवली मैनेज फंड में, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहो, लेकिन जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो मिक्स होता है और उसमें जरूरत होती है समय से लेकर उसको रीबैलेंस करना, उसके लिए चूज करना कि आप किस तरीके से उसको आप चुनेंगे शुरुआत में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैसे कुछ कैटेगरीज है एक्टिवली मैनेज फंड में, जैसे लार्ज एंड मिड कैप या स्पेसिफिकली जो मल्टी कैप फंड है जहां पे मिनिमम 25% तीनों सेगमेंट में हमेशा रहेगा। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप प्योरली इंडेक्स फंड में जाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी सी दुविधा क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसका टाइमिंग कैसा हो, कैसे उसको रीबैलेंस करें। तो मुझे लगता है कि हमेशा जो ब्लेंड है वो इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड का वो बिल्कुल सही है। बट अगेन डिपेंड करता है कि आप कितने कॉस्ट कॉन्शियस हो, आप किस तरह के निवेशक हो। वो डेफिनेटली जो रोल है इंडेक्स फंड का आपके पोर्टफोलियो में वो समय समय पे बदल सकता है। ओके, यही थोड़ा सा सवाल मैं आपकी तरफ डाइवर्ट कर रही हूँ प्रबलीन, इस एंगल से कि क्या ऑल पैसिव फंड भी या ऑल पैसिव पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है? जी स्वाति, जितनी हम
वैरायटी बन रही है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो डेफिनेटली आज की तारीख में पॉसिबल है कि आप ऑल पैसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करें। इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखते हैं कि मेरे ख्याल से जैसे अभी हेमंत जी ने बोला कि एक्टिव एंड पैसिव का अक्सर हम बोलते हैं कि अभी आप मिश्रण ले सकते हैं इंडिया में, पर आई थिंक अगर आपका पोर्टफोलियो का जो एक व्यू पॉइंट है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है बियॉन्ड 15 ईयर्स है, तब आप मेरे ख्याल से ज्यादा कॉन्फिडेंटली ऑल पैसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहां पे आपके पास मान लीजिए मिड कैप जो हमारा निफ्टी 50 में आप 25% रख लीजिए, आप नेक्स्ट 50 में 15%, तो आपके पास 40% हो गया लार्ज कैप्स में। आप मिड कैप 150 इंडेक्स में अगर लगा सकते हैं तो आप 20% बाहर लगाइए। आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स उठा सकते हैं 10% का। यही स्वाति हमारे पास ऑप्शन है गोल्ड का पैसिव ऑप्शन लेने का। उसके साथ साथ हमारे पास डेट में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने में एंड थीमेटिक फंड्स में भी जाने के पैसिव के ऑप्शंस है। यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करते हुए ऑल पैसिव पोर्टफोलियो अब इंडिया में बन सकता है निवेशकों के लिए। पर यहाँ पे जब भी हम एक बुल रन देखेंगे, मार्केट बहुत तेजी से जब ऊपर जाती है तो पैसिव टोटली आउट परफॉर्म करेंगे एक्टिव फंड्स को। पर क्योंकि ये पैसिव फंड कैश कंपोनेंट अपने पास एक मात्रा से ज्यादा नहीं रख सकते, उनको रिडेम्पशन को देखने के लिए थोड़ा ही कैश कंपोनेंट हो सकता है। अगर कोई एकदम से ज्यादा सिवियर करेक्शन आती है मार्केट्स में, तब उनके पास जो फॉल का उनके पास जो इम्पैक्ट आता है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो निवेशक जिनका 5-7 साल का होराइजन है, 10 साल का होराइजन है, वहां मेरे ख्याल से उनको एक्टिव एंड पैसिव चुन के चलना चाहिए। आई थिंक बियॉन्ड 15 ईयर्स आप ऑल पैसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एंड अगेन जो डिसिप्लिन वाला रूल है स्वाति, वो तो पैसिव इन्वेस्टिंग में भी लगेगा कि जब मार्केट गिरती है तब आपने निकालना नहीं है अपना पैसा, बट अदरवाइज डेफिनेटली पॉसिबल है एक क्लीन और बहुत अच्छा 5-6 इंडेक्स फंड या ईटीएफ के साथ आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आज बन सकता है। बिल्कुल। आज हम अपने शो में कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल करेंगे और पहले दर्शक इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से राजेश कुमार शामिल हो चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे थे। सर, थोड़ा बताएंगे आपका मौजूदा निवेश क्या है और आप क्या जानना चाहेंगे? जी नमस्ते स्वाति जी। अभी जो मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है जो म्यूचुअल फंड्स में है, वो मेरा एक्सिस मल्टी कैप फंड है, एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड है, जिसमें मैं 2000 की पर मंथ मेरी एसआईपी जाती है। मल्टी कैप में 3500 में करता हूँ। निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड है जिसमें 3000 की करता हूँ, और मोतीलाल ओसवाल का भी जो नया हाल ही में आया था डिफेंस फंड, उसमें अभी मैं 3500 का भी कर रहा हूँ। और हर साल मैं अपना ये जो भी एसआईपी है वो 10% इंक्रीज भी कर रहा हूँ। तो मुझे ये जानना है, अगर मैं 20 साल का कॉर्पस, 20 साल बाद मेरा जो कॉर्पस होगा वो कितना बनेगा? ओके, 20 साल के बाद मौजूदा निवेश में 10% स्टेप अप एसआईपी। हेमंत जी, कितना कमा पाएंगे ये? देखिए स्वाति, अगर हम टाइम होराइजन की बात करें तो 20 साल का लंबा समय है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि वो कमिटेड है कि वो 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। तो आई थिंक जो भी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी जो किसी भी एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में करना चाहिए वो इनके पास है। बट आई थिंक उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहें, और अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो इक्विटी का जो सही मायने में जो पोटेंशियल है उसका फायदा उठाना चाहें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फंड सिलेक्शन है वो अच्छी हो, वो डाइवर्सिफाइड हो। क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड में है, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इक्विटी जो है खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। इनके पोर्टफोलियो को अगर हम पहले देखें तो इसमें 4 फंड हैं, कुल मिला के 12,000 की एसआईपी है। उसमें करीब आप 70% पैसा जो है वो थीमेटिक और सेक्टर फंड में, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, एक इनोवेशन फंड है, और एक डिफेंस फंड। तो तीनों के तीनों में अगर मैं थीम्स या सेक्टर की बात करूं तो उनमें पोटेंशियल है, उसमें कोई शक नहीं है किसी भी निवेशक के लिए। बट इशू ये होता है कि जब आप सेक्टर या थीमेटिक फंड में हो तो उनकी मॉनिटरिंग अलग होती है। डिफरेंट फैक्टर जो है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, उनके जो असर आपके इन सेक्टर्स पे या मार्केट पे पड़ सकता है। और उसमें जो टाइमिंग है एंट्री और एग्जिट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही समय पे एंटर करें और सही समय पे निकले। तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है कि आप इनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से कर सके, और उनके जो अटेंडेंट रिस्क है इन्वेस्ट करने के, या जो प्रोस एंड कॉन्स है, उनको आप समझ सके। तो मेरा ये मानना है क्योंकि इनका लंबा समय है, और यूजुअली एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप बहुत एक्टिव इन्वेस्टर नहीं होते हो कि आप पोर्टफोलियो को बार बार बदलाव करते हो, आप नॉर्मली उसको कंटिन्यू करते हैं।
तो मेरी रिकमेंडेशन इनको ये रहेगी कि वो सेक्टर थीमेटिक फंड को छोड़ के अगर वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड में जाए तो बेहतर है। इनके पास एक मल्टी कैप फंड है, उसमें वो कंटिन्यू करें। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये मल्टी कैप कैटेगरी किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी है। उसके अलावा ये लार्ज एंड मिड कैप में अगर दो फंड देखें, जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप या बंधन कोर, वो इनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा हो सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड देखें, जो मे बी निकॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप हो सकता है। तो ये 4 फंड मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वो इनके लिए बेहतर रहेंगे। और दूसरी बात, जो जो सेक्टर या थीम में जो पोटेंशियल है, वो आप यकीन मानिए कि अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इन सेक्टर और थीम में भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। ऑफकोर्स उतना नहीं मिलेगा जब आप एक स्पेसिफिक सेक्टर फंड में डालते हो, बट ये एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जिस तरह से हम टैक्सेशन में देख रहे हैं, 12.5% ऑलरेडी कैपिटल गेन बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, तो रीजनेबल एलोकेशन अगर आप लेके चलें तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। 12% का रिटर्न ये मान के चलें तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली अचीवेबल है ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो राजेश जी के लिए उनके पोर्टफोलियो पर सारा आई हेमंत जी की तरफ से। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मनी गुरु और हमारे साथ एक और दर्शक शो में हो चुके हैं शामिल। इस वक्त हमारे साथ हैं अर्पित खंडेलवाल। अर्पित जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के शो में। जरा बताइए अपने निवेश की जर्नी के बारे में और आप क्या जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। गुड इवनिंग स्वाति जी, गुड इवनिंग टू ऑल द एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच आज मुझे मौका देने के लिए, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं काफी साल से मनी गुरु को फॉलो कर रहा हूँ एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ जी बिजनेस एंड द एंटायर बिजनेस टीम। थैंक यू। एक्सपर्ट से ये है कि मैं क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। मेरी एज 40 ईयर्स है। मैं लगभग 10 साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो मेरी जर्नी अभी तक रही है कि मैंने लगभग 80 लाख के आसपास म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा है। मेरा आज जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो करीब 100% है। इन दीज 10 ईयर्स मुझे जो रियलाइज हुआ है कि मैं BSE 500 जो इंडेक्स है उसके बराबर रिटर्न कमा पा रहा हूँ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 19% CAGR रोलिंग रिटर्न की यदि बात करें तो। मैंने काफी स्टडी करी है मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, डिफरेंट रेशोज की। मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा पोर्टफोलियो मुझे ऐसा लगता है काफी ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है विद मोर देन 25 फंड्स। मैं अपनी नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। मेरे कुछ माइलस्टोन्स हैं। फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 50 मेरे बच्चों की एजुकेशन आ जाएगी, हायर एजुकेशन। एट द एज ऑफ 55 उनकी मैरिज आ जाएगी और एट द एज ऑफ 60 में रिटायर होना चाहता हूँ। तो मैं आज से कम 2.5 लाख रुपए महीना वापस से निवेश करना चाहता हूँ इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड। उसी के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द डिफरेंट टॉप कैटेगरी फंड्स टुडे। और मैं चाहता हूँ हेमंत जी और प्रवीण जी यदि इसको देख के मुझे गाइड कर पाए कि किन फंड्स में मुझे करना चाहिए, कितने फंड्स होना चाहिए मुझे मेरे पास आज से, जो कि इस जर्नी में मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छे से अपने इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक तो बेस तैयार किया और आगे बढ़ भी रहे हैं, और आपका जो आगे का नजरिया है वो भी एकदम क्लियर कट है। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अर्पित की अब आप मदद कीजिए अपनी इस आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए। अर्पित जी, पहले तो कमेंडेबल है स्वाति, क्योंकि इतने डिसिप्लिन से आपने इतने सालों से इन्वेस्टमेंट किए हैं। फिनोमिनल रिटर्न्स, आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही शानदार है, 19% CAGR। एंड हम लोग तो अपनी सारी कैलकुलेशंस पे 12% का रिटर्न लेके चलते हैं। सो ग्रेट नंबर्स जो आपने अचीव किए हैं। आपने जो नए अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए एक 18 फंड्स की लिस्ट तैयार की है, उसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही एक्टिव फंड्स हैं। और क्योंकि आप मेरे से चाहते हैं कि हम एक 20 साल के होराइजन के हिसाब से आगे चलें, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप वहां पे पैसिव फंड्स को ऐड करें। और हम डिफरेंट फंड हाउसेज में अगर हम एक्टिव फंड्स भी चूज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट फंड हाउसेज के हों, ताकि हमारे पास डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल जो अप्रोच होती है इन्वेस्टिंग की वो ऐड हो सके। जो आपके दिए हुए फंड्स हैं उनमें काफी सारा ओवरलैप है आपस में। इनमें से जो मुझे अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो मैं इसमें से निपॉन का लार्ज कैप, UTI का मोमेंटम, आपने क्वांट का मिड कैप दिया है, उसको वैसे मैं मिड कैप 150 इंडेक्स प्रेफर करूंगी। आप ICICI मल्टी कैप दिया है और बंधन का स्मॉल कैप, इनसे हम एक कोर डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। बट गिवन अ 20 ईयर होराइजन, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपकी जो चॉइस है इससे हम थोड़ा बाहर जाएं और आप लार्ज कैप और मिड कैप में पैसिव फंड उठाएं। लार्ज कैप में आप निफ्टी का इक्वल वेट इंडेक्स उठाएं, मिड कैप में आप निफ्टी 150 इंडेक्स उठाएं।
उसके साथ साथ आप इसको कॉम्प्लीमेंट करिए एक स्मॉल कैप फंड के साथ और एक मल्टी कैप, अगर आपका रिस्क कैपिटल हाई है, जो मुझे लग रहा है आपका, एक एक्टिव मल्टी कैप हो गया, एक आपके एक्टिव स्मॉल हो गया, लार्ज में पैसिव हो गया, मिड में पैसिव हो गया। इसके साथ आप एक थीमेटिक फंड रख सकते हैं, चाहे तो आप बिजनेस साइकिल टाइप की एक स्ट्रैटेजी लेके चलिए जहां पे सेक्टोरल एलोकेशंस होते हैं पर वो चेंजिंग होते हैं और ज्यादा एग्रेसिव बेट्स ली जाती हैं, एंड इसके साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग और गोल्ड को जोड़िए। सो आई थिंक दैट विल बी अ गुड पोर्टफोलियो फॉर यू। और हम यहाँ पे करीबन 6 स्कीम्स से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम आपकी 7 हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये आपके आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक डिसेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए। ओके, तो ऑलरेडी आपने एक अच्छा सेट तो तैयार कर लिया है अर्पित, बस आगे आपको ये करना है कि थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जैसा आपको प्रबली ने कुछ राय दी है उस पर जरूर गौर कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। हम यही शो को समेट भी देते हैं और बहुत धन्यवाद भी करेंगे हम हेमंत जी और प्रबलीन, आप दोनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस चर्चा में भी शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए जी।